हेलो, कैसे हैं आप सभी? आप सबका मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विद्या सर्वोपरि। तो आज हम बात करेंगे मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है, वो एक बड़ा साम्राज्य कैसे बनता है और जो इसके साथ के जो महाजनपद होते हैं वो कैसे उनका अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन इसका अस्तित्व बना रहता है और आगे चलकर यही सारे महाजनपदों को अपने में मिला लेता है और एक बड़ा साम्राज्य बनता है। तो हमने पहले की जो कल की कक्षा क्लास थी उसमें हमने देख लिया था कि कैसे जो 16 महाजनपद थे उनकी राजधानियाँ कौन-कौन सी थी और उनके वो आज के समय में वो कहाँ स्थित हुआ करती थी। इसको हमने देख लिया था। आज हम जो सिर्फ एक महाजनपद के बारे में पढ़ना है क्योंकि वो मेन हुआ करता था, तो उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने बात की थी कि 1000 पूर्व ईसा जो पूर्व था उसमें जो उस समय का जो मानव था उसने लोहे की खोज कर ली थी। लोहे की खोज की, लेकिन उसका ज्ञान उसको पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हुआ था कि उसको कैसे यूज़ करना है, उससे अवेयर नहीं थे उसके यूज़ से। तो वो आते 6ठी शताब्दी आते-आते उनको इसका ज्ञान होता है कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे अधिक इसका प्रयोग शुरू होता है 6ठी ईसा पूर्व में यूज़ करना। इससे ये लोग अस्त्र-शस्त्र का निर्माण करते हैं, युद्ध के लिए पहियों में इसका निर्माण होता था लोहे का। फिर इसके उससे क्या हुआ कि जो डिफ़ॉरेस्टेशन शुरू होती है, यानी कि वनों की कटाई करते हैं और अपने जो कृषि क्षेत्र होता है उसको और ज़्यादा ये एक्सटेंड करते हैं, इसका विस्तारण करते हैं। फिर क्या होता है कि इनकी अनाज की जो उत्पत्ति होती है, यानी कि जो अनाज उगा रहे थे वो ज़्यादा मात्रा में उगता है। फिर इसकी वजह से ये अपने लिए तो उगा ही रहे थे, फिर सरप्लस इन प्रोडक्शन जब होने लगता है तो उसको बेचने के लिए ये व्यापार शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद से व्यापार जब शुरू करेंगे तो मौद्रिक प्रणाली का प्रचलन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे करके जो महाजनपद जो 6ठी ईसा पूर्व है उसको महाजनपद युग कहा गया, क्रांतिकारी युग कहा गया है उसको, नए कालखंड भी कहा गया है इसको, क्योंकि इसमें कुछ नया हो रहा था, कुछ नया परिवर्तन हो रहा था। तो ऐसे करके महाजनपदों का उदय हुआ। फिर अब हम देखते हैं कि जो महाजनपद था ये एक बड़े साम्राज्य में कैसे चेंज हुआ। हम इसे एक फिगर के माध्यम से देखेंगे। तो पहले हमने बात की थी कि पहले जन हुआ करते थे, जो वैदिक काल था यानी कि ऋग वैदिक काल में ये जन हुआ करते थे। फिर यही जन का जो समूह था, जब थोड़े और ये भौगोलिक क्षेत्र इनका बढ़ा तो यही जनपद कहलाए। फिर यही जनपद कई सारे जनपद मिलकर महाजनपद में चेंज हो गए। अब ये महाजनपद सारे मिलके बनाएंगे एक बड़े साम्राज्य को। तो एक साम्राज्य बनने के लिए क्या क्या आधार हो सकते हैं उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या आधार थे। तो जैसे कि आज के समय से आप चाहे तो उसको रिलेट करके देख सकते हैं कि कोई भी एक देश है वो कब एक मतलब सारे देश से ज़्यादा डेवलप कब माना जाएगा, कि जब उसके पास सैन्य शक्ति, पहले तो हम देख लेंगे कि पहले तो वो अपने बॉर्डर को सुरक्षित करे। जब हम खुद को बचाएंगे तभी तो आगे हम बढ़ पाएंगे। तो पहले तो अपने हम देश को बचाएं, अपनी बाउंड्री को बचाएं। तो एक साम्राज्य को पहले अपनी सुरक्षा नीति पर ध्यान देना चाहिए। तो यानी कि जब उसकी सैन्य शक्ति स्ट्रॉन्ग हो, सैन्य शक्ति उसकी बड़ी होनी चाहिए, और जब सैन्य शक्ति बड़ी हो तो उसको हम अपनी शक्ति को कैसे बढ़ाएंगे सैन्य को, जब हम उसको जो भी सोल्जर्स होंगे हमारे उसको जब हम पूरी फैसिलिटी देंगे, जो ड्रेसेस हैं वो अच्छी देंगे, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ देंगे, तो इसके लिए हमारे पास बजट भी होना चाहिए। तो वो बजट के लिए यानी कि जो एक देश है उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जो इनका वित्त है ये अच्छा होना चाहिए, संसाधन इनके पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, यानी कि इनकी जो वित्त शक्ति है वो स्ट्रॉन्ग हो। जब वित्त स्ट्रॉन्ग है, और ये स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, जो भी इसको लोग मैनेज कर रहे हैं जब वो योग्य होंगे
ईमानदार होंगे, अच्छे होंगे, तब होगा। तो इसके लिए जो प्रशासन है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि प्रशासन हमारा योग्य हो, उसके अंदर इतनी क्षमता हो कि वो इन सब चीज़ को मैनेज करे। और प्रशासन के ऊपर भी कौन होता है, जो आज का हमारा पीएम या सीएम है, वो यानी कि जो इस सबको देख रहा है। सबसे ऊपर कौन है, तो उस समय राजा होता था। यानी कि जो वहाँ का शासक है वो योग्य होना चाहिए। यानी कि जब ये योग्य होगा तो प्रशासन अच्छी होगी, प्रशासन अच्छा होगा तो वहाँ का वित्त भी स्ट्रांग होगा। जब वित्त स्ट्रांग रहेगा, जब हम सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे अपने सोल्जर्स को, तो यानी कि सैन्य शक्ति भी स्ट्रांग होगी हमारी। यानी कि एक साम्राज्य बनने के लिए इन सारी चीज़ों का होना आवश्यक है। तो हम आगे देखते हैं कि जो मगध था वो साम्राज्य जब बना, तो साम्राज्य बनने के पीछे क्या क्या कारण थे कि जिसकी वजह से उसको ये सफलता प्राप्त होती है। तो देख लेते हैं। पहले तो इसका हम लोकेशन ही देखते हैं कि लोकेशन इसकी क्या थी कि जिसकी वजह से ये एक साम्राज्य बना और सब नहीं बन पाए। तो इसका तो एक मुख्य कारण था इसकी सफलता के पीछे, इसको ऐसे लिख लेते हैं। मगध बन रहा है ना, मगध का लिखते हैं, मगध साम्राज्य बनने के कारण क्या क्या थे। कौन कौन से कारण थे उसे हम देख लेते हैं। वेट करेंगे आप एक सेकेंड का। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। तो पहले तो इसका हम लोकेशन देखते हैं, यानी कि इसकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। भौगोलिक भौगोलिक होता है ना, भौगोलिक भौगोलिक इसकी भौगोलिक स्थिति। ओके, भौगोलिक ही होता है ना, भौगोलिक 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 होता है, भौगोलिक स्थिति। यानी कि इसका जो जियोग्राफिकल लोकेशन था वो कैसा था, ये फर्स्ट पॉइंट डाल सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो जो मगध था उसको हम देखते हैं वो एग्जैक्टली कहाँ पे लोकेट था जब अभी ये महाजनपद हुआ करता था, अभी साम्राज्य नहीं बना था। तो मान लेते हैं ये मैंने एक रफली मैप बनाया है आज के बिहार का। तो ये बिहार का मैप है। उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं था कि बिहार और यूपी में ऐसे बटे थे, लेकिन जो मोस्टली इसका जो रीजन पड़ता था मगध का, वो बिहार, आज के बिहार में था। तो जैसे कि ये गंगा नदी निकलती थी, ठीक है, तो लगभग इतने में तो अंग, आपने कल देखा था, अंग जो महाजनपद था वो पड़ता था, इधर वज्जी संघ का पड़ता था क्षेत्र, और इधर मोस्टली ये जो था, ये सारे एरिया, ये सब मगध ही था। तो आप देख रहे हैं इसकी जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है हर दृष्टिकोण से देखें तो, सामरिक दृष्टिकोण से, सामरिक दृष्टिकोण से मगध की स्थिति, मगध की कह सकते हैं, या फिर जो इसकी राजधानी थी उसकी भी स्थिति अच्छी ही थी। मगध की स्थिति सर्वोत्तम कह सकते हैं, सर्वोत्तम थी। सर्वोत्तम थी। जैसे कि इसके मगध के
अगर हम इसके पूर्व में देखें तो अंग महाजनपद हुआ करता था। तो मगध के पूर्व में इसका पड़ोसी महाजनपद अंग था, जो इससे कमजोर कह सकते हैं, इससे कमजोर ही था। इसलिए इसलिए इस साइड से इसको कोई भी डर नहीं था किसी भी आक्रमण का या अपने क्षेत्र पर किसी और का अधिकार होने का। तो इधर से तो ये एकदम निश्चिंत था, ठीक है। इसके नॉर्थ से देखें, इसकी उत्तरी साइड से, उत्तरी दिशा में गंगा नदी बहती थी। गंगा नदी थी। तो उस समय, अभी इतना कुछ डेवलपमेंट हो गया है तो नदी पार करना इजी है, पुल बन जाते हैं, अब मेट्रो चलने लगती है उसके अंदर, कितने सारे जहाज आ गए हैं अच्छी अच्छी, उसमें मतलब आप पूरा पार्टी करते हुए भी जा सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, ऐसा नहीं था। तो उस समय गंगा नदी पार करके आना, किसी और देश पे मतलब आक्रमण करना इतना आसान नहीं हुआ करता था, तो इसलिए इसको इधर से भी डर नहीं था। और फिर जब गंगा नदी थी, यानी कि यहाँ पे मगध वालों को पानी की उपलब्धता थी, यानी कि पीने योग्य पानी मिल जाता था, पीने योग्य पानी की उपलब्धता थी। पीने योग्य पानी, सिंचाई के लिए पानी की कोई कमी नहीं थी, सिंचाई के लिए भी नहीं था, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर जहाँ भी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पे जो भी पेड़ हैं या फसलें हैं वो अच्छे से ग्रो करती हैं। तो उसकी वजह से क्या था, गंगा के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ पे घने जंगल भी थे। इसे हम इरेज कर लेते हैं। जंगलों की कमी नहीं थी, जंगलों की कमी नहीं थी, जिससे लकड़ी मिलना आसान था, लकड़ी मिलना आसान था। लकड़ी का प्रयोग पहले ज़्यादा होता था, चाहे वो घर बनाना हो, चाहे रथ बनाने हो उसके, फिर और भी लकड़ी का मिलना आसान नहीं था, ठीक है। और भी लकड़ी के जो भी चीज़ें बनाई जाती थी, चाहे उस टोकरी हुआ बनाने के लिए, तो ये लोग आराम से मिल जाता था। फिर लकड़ी जलाने के लिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, मगध के इधर देखें, जो आज क्या है, मगध के इधर झारखंड पड़ेगा, यानी कि छोटा नागपुर का पठार इसके पास में ही था। तो वहां से इनको क्या प्राप्त होता था, लोहा। छोटा नागपुर के पठार में लोहे की खानें थी, यानी कि आयरन माइंस यहाँ मौजूद थे, जिसकी वजह से जो मगध था इसको लोहे की भी कमी नहीं थी, लोहा भी इसको आसानी से मिल जाता था। और अब तो ये लोहे के प्रयोग से भी क्या थे, अवेयर हो चुके थे। तो अब इनका लोहे का जो प्रयोग था वो अब रथ के पहियों में यूज होने लगा था, उससे अस्त्र शस्त्र बनाए जाने लगे थे, पेड़ों को काटने के लिए औजार बन रहे थे, तो इसकी भी कमी नहीं रहती है। नेक्स्ट देखते हैं, मगध के इधर जो असम है ये भी पास में था इनके, तो इनको वहाँ से हाथी भी मिल जाती थी। तो असम के जंगलों से
असम के जंगलों से हाथी भी मिल जाते थे। हाथी किस काम आता था उस समय? तो युद्ध में हाथी भी भाग लेते थे, तो युद्ध में बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होते थे हाथी, तो इनको आसानी से असम के जंगलों से प्राप्त हो जाता था। नेक्स्ट, जो ये गंगा नदी थी, अभी ये लोग को क्या करते थे, इनके पास तो परिवहन भी थी, यानी कि आर पार भी ये जा सकते थे, यानी कि व्यापार कर सकते थे गंगा को पार करके। तो इनके पास ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी, और इतनी सारी चीज़ें जिनके पास रहेंगी वही तो आगे बढ़ेगा। तो इसलिए जो मगध है ये ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा, और साथ ही साथ में एक ये भी रीज़न था कि मगध को हमेशा ही योग्य शासक मिले, मतलब कि योग्य शासक हमेशा ही राज किए मगध पे। चाहे हम बात करेंगे बिंबिसार की, अजातशत्रु की, फिर लास्ट महापद्मनंद जो था उसकी, तो बिंबिसार से लेके महापद्मनंद तक ये सभी योग्य शासक हुए। इन लोगों ने अपने राज्य का विस्तार भी किया, तो इसलिए ये एक साम्राज्य के रूप में उभर कर आता है। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन से प्रमुख राजवंश थे जो यहाँ मगध पे राज किए। तो देखते हैं आगे प्रमुख राजवंश। प्रमुख राजवंश कौन कौन से थे? तो यहाँ पे टोटल 3 राजवंश राज करते हैं मगध पे, ठीक है। कौन कौन से थे? तो पहला था हर्यक वंश। अभी हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से 3 थे। हर्यक वंश, दूसरा था शिशुनाग वंश, फिर थर्ड आएगा नंद वंश। ये वही नंद वंश था जिसको आगे चल के जो चाणक्य होगा इसको उन्मूलन कर देगा, यानी उखाड़ फेंकेगा, और मौर्य डायनेस्टी वहाँ से शुरू हो जाएगी। तो एक बार इनका हम कालक्रम देख लेते हैं कि इनका कालक्रम क्या रहा था। तो हर्यक वंश का रहा था 544 से 412 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब जो ईसा मसीह थे उनके जन्म से पूर्व की बात हो रही है ये। फिर है शिशुनाग वंश जो 412 से 344 ईसा पूर्व है, और नंद वंश है 344 से आई थिंक 324 है, हाँ 324 ईसा पूर्व है, ठीक है। इसमें कौन कौन से शासक आएंगे उनको हम एक बार देख लेते हैं। इसमें आएंगे बिंबिसार, अजातशत्रु जो इसी का पुत्र था, अजातशत्रु। फिर उदयन आएगा, उदयन, अनिरुद्ध और मुंडक। फिर आएगा एक लास्ट जो अंतिम राजा होगा इसका, नागदशक, ठीक है। ये जो नागदशक है इसी को मार के शिशुनाग अपना वंश नेक्स्ट शुरू करेगा।
इसको आप एक ट्रिक से याद ऐसे रख सकते हैं, मतलब एक से याद रखने के लिए, क्योंकि ये इतने सब राजा आते रहते हैं कि भूल जाता है हिस्ट्री। जैसे कि ऐसे याद रख सकते हैं, एक बड़ा नाग था, उसको एक छोटा नाग यानी कि शिशु नाग ने मार दिया और अपना खुद का वंश शुरू किया। बस ये याद रखने के लिए, ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है। ये मैंने खुद से कहानी बनाई है। बात करते हैं शिशु नाग में, तो इसमें तो पहला यही था, इसी के नाम से इसका वंश पड़ा था, शिशु नाग। दूसरा आएगा कालाशोक, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है, कालाशोक। फिर एक आएगा महानंदीन, महानंदीन करके, जो लास्ट होगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें दो ही इम्पोर्टेंट थे नंद वंश में। एक तो इसका संस्थापक रहेगा महापद्मनंद, और भी जो इसके बाद के आएंगे वो बहुत ज़्यादा योग्य नहीं थे, या फिर उन लोगों ने हो सकता कोई इम्पोर्टेंट काम ना किया, इसलिए नहीं पढ़ते हैं उनके बारे में। तो इसमें हमें बस दो ही पढ़ना है, महापद्मनंद और धनानंद। एक है धनानंद, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, नेक्स्ट एक एक करके पढ़ते हैं। ये हमने इनकी कालक्रम देख ली और कौन कौन से राजा हुए, इस वंश में कितने राज किए। तो बस इतने लोगों ने मगध साम्राज्य पे राज किया था। बाद में धनानंद को मारने के बाद नंद वंश का उन्मूलन हो जाएगा और फिर शुरू होगा मौर्य वंश। एक एक करके बात कर लेते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं, जो ये मगध था, इसकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। इसकी दो राजधानियाँ मिलती हैं, ऐसे तो इसकी तीन राजधानियाँ मिलेंगी, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पेपर में बनता है जिसका क्वेश्चन, वो हमें बस देखना है। इसकी राजधानी दो मिलती है, कौन कौन सी है। तो एक तो मिलती है जो प्रारंभिक राजधानी है इसकी, शुरुआत की, राजगृह, और इसी को गिरि ब्रज भी कहा जाता था, गिरि ब्रज। ये स्टार्टिंग की थी, ठीक है, प्रारंभिक राजधानी थी, प्रारंभिक। जो बाद की एक और बनेगी, वो बनेगी पाटलिपुत्र। एक वैशाली भी एक बार बनती है, लेकिन वो बस एक ही बार बनी थी। फिर बनेगी पाटलिपुत्र, जो अस्थायी रूप से यही बनी रहेगी। अभी हम देखेंगे कौन बनाता है इसको और किसके बाद से ये बनी रहती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, पहला वंश जिसने राज किया वो था हर्यक वंश, और इसी का एक अन्य नाम प्राप्त होता है, जो बौद्ध मानते थे, यानी कि जो बौद्धों ने जो नाम दिया था, तो वो एक प्राप्त होता है पितृहंता। पितृहंता नाम से ही पता चल रहा है, पितृहंता वंश। इसका मतलब है हर्यक, मतलब भी हरने वाला, यानी जो दूसरों की जान को हरे, यानी कि सामने वाले को मारे। और पितृहंता मतलब कि जो, पितृ मतलब पिता और हंता मतलब मारने, मतलब मारा, यानी कि जो पिता को मारे, पिता की हत्या करने वाला। इसका शाब्दिक अर्थ ये होगा। तो इसमें आपको जो भी राजा मिलेंगे, ऐसा बौद्ध जो ग्रंथ है वो मानता है कि हर्यक वंश में जितने भी राजा आए, अभी हम पढ़ेंगे, अभी हम इससे पहले भी जो देखा, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन, अनिरुद्ध, मुंडक और लास्ट नागदशक, ये सभी ने जो राजगद्दी प्राप्त की, अपने अपने पिता को मारते चले गए और राजगद्दी प्राप्त करते चले गए। इसीलिए इसको बौद्ध ग्रंथ में पितृहंता वंश भी कहा गया है और हर्यक वंश कहा जाता था इसको।
तो इसका जो पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या हर्यक वंश से भी पहले कोई वंश यहाँ पे राज करती थी मगध पे। तो ये पता चलता है हमें बुद्ध ग्रंथ है, बुद्ध ग्रंथ के अकॉर्डिंग पता चलता है, यानी कि जो पौराणिक मतानुसार है उसके अनुसार, पौराणिक मतानुसार मगध पर जिसने पहला शासन किया था वो कौन था, कौन सा वंश? मगध पर शासन करने वाला पहला वंश कौन सा था? पहला वंश था वृहदत्त वंश, वृहद्रथ वंश था, वृहदत्त वंश था। और ऐसा भी माना जाता है कि जो हर्यक वंश था ये एक वंश हुआ करती थी नागदशक वंश, नागवंश, दशक नहीं, दशक तो इसका एक राजा हुआ था। नागवंश जो था इसी की उपशाखा थी, इसी की उपशाखा हुआ करती थी हर्यक वंश। उपशाखा थी कौन? हर्यक वंश। ठीक है, ये हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे हर्यक वंश के संस्थापक। तो हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक ये था बिंबिसार। ठीक है, बिंबिसार। बात करते हैं इसका एक और नाम प्राप्त होता है किसके अकॉर्डिंग? तो जैन जो साहित्य है उसमें पता चलता है कि इसका एक और नाम था जैन साहित्य। जैन साहित्य में इसका नाम क्या मिलता है? श्रेणिक। श्रेणिक। श्रेणिक मिलता है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि जो बिंबिसार था इसने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया था। तो ये अपने राज्य का विस्तार दो तरह से करता है, दो नीति अपनाता है। कौन कौन सी? एक तो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है और दूसरा जहाँ पर वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं कर पाता, जहाँ इसके मित्र नहीं बन पाते थे, वहाँ ये युद्ध करता था। तो एक युद्ध नीति होती है। तो कौन कौन सी नीति थी? सीमा का विस्तार कैसे करता है? सीमा का विस्तार दो तरीके से करता है, एक युद्ध नीति, दूसरा वैवाहिक संबंध स्थापित करके। वैवाहिक संबंध स्थापित करके। तो हम देखते हैं इसने प्रमुख कौन कौन, मतलब किस किस राज्य में वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो वो कहाँ कहाँ किया था? तो वो 3 राज्य में किया था। राज्य कहें या महाजनपद कह सकते हैं। तो वो कौन से 3 राज्य थे वो देख लेते हैं, और राजकुमारियों का नाम क्या था।
तो पहला तो है लिच्छवी, वहाँ ये वैवाहिक संबंध स्थापित करता है, लिच्छवी। लिच्छवी के जो राजा होता है कौन? राजा चेटक, राजा चेटक। राजा चेटक की ही पुत्री होती है छेलना। कौन है? पुत्री छेलना, या चेलना भी कहा जाता था, छेलना, और एक नाम चेलना भी प्राप्त होता है, चेलना। छेलना या चेलना से विवाह होता है, विवाह करता है। दूसरा देखते हैं, दूसरा करता है कोसल की राजकुमारी होती है, कोसल। राजा कौन होता है? कोसल नरेश प्रसेनजीत होता है, प्रसेनजीत। इसकी बहन होती है, प्रसेनजीत की बहन महाकोसल। महाकोसल नहीं, कोसला थी, हाँ, महाकोसला। महाकोसला से विवाह करता है। ठीक है, इसको आप समझ जाएंगे, विवाह करता है। थर्ड, एक होता है मध्य प्रदेश। ये जो मध्य प्रदेश था, ये जो पंजाब होता है, पंजाब के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पे था एक मध्य प्रदेश, या मध्य महाजनपद कह सकते हैं। नहीं, महाजनपद तो नहीं था, महाजनपद तो 16 ही प्राप्त होते हैं, ये छोटा मोटा कोई जनपद रहा होगा। तो मध्य प्रदेश जो कि पंजाब के आसपास का इलाका होता है ये। तो मध्य प्रदेश की राजकुमारी थी, कौन थी देखते हैं। मध्य प्रदेश की राजकुमारी, क्या नाम था? नाम था क्षेमा। क्या नाम था? क्षेमा। तो क्षेमा से विवाह करता है। फिर देखें तो इसके और जो महाजनपद होते हैं उससे इसका क्या रिलेशन होता है। तो जो गंधार होता है, गंधार और अवंती, ये गंधार कहाँ था? हमने कल देखा था कि ये जो पाकिस्तान में जो रावलपिंडी और पेशावर वाला क्षेत्र था, वहाँ पे ये हुआ था, मतलब स्थित रहा करता था। और जो अवंती था, ये जो एमपी है क्षेत्र का, जो आज मालवा क्षेत्र है एमपी में, वहाँ पे हुआ करता था। तो ये अवंती और गंधार के राजा के साथ इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। इसका मैत्रीपूर्ण संबंध था। ठीक है, दूसरा देखें तो जो अवंती का राजा था, राजा उस टाइम वो था पांडु। ये एक बार बीमार पड़ जाता है, तो इसी के इलाज के लिए ये जो बिंबिसार होता है मगध का राजा, वो अपना राजवैद्य भेजता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है उत्तर प्रदेश के जो एलडीए और यूडीए का पेपर था उसमें, कि जो बिंबिसार है उसका वैद्य कौन रहता है। तो देख लेते हैं, बिंबिसार का वैद्य, राजवैद्य कह सकते हैं, मतलब उसका दरबारी वैद्य था। राज वैद्य कौन था? तो वो था जीवक। तो ये जब बीमार रहता है तो इसके इलाज के लिए जीवक गया रहता है, जीवक को भेजा गया रहता है इलाज के लिए।
ठीक है, कि हमने इसका देख लिया कि इसने अपने राज्य का विस्तार कैसे किया था। अब देखते हैं इसकी कुछ उपलब्धियां थी, वो कौन कौन सी उपलब्धियां थी वो देख लेते हैं। इसके क्या क्या अचीवमेंट्स थे, तो उपलब्धियों की बात करते हैं। उपलब्धियां, उपलब्धियां क्या क्या थी इसकी, तो पहले बात करते हैं कि ये किस धर्म को मानता था। तो ये एक सहिष्णु शासक था। ये दो मतलब जो भी धर्म थे उस समय के, कई सारे संप्रदाय हुआ करते थे, ये उन सबको ही मानता था, लेकिन मेनली एक इसका उपासक था, वो हम देखते हैं। तो ये पहले तो बात करते हैं, ये एक सहिष्णु शासक था। सहिष्णु का मतलब क्या होता है, जो मतलब आपके आसपास जितने भी आप धर्म देख रहे हैं उसका रेस्पेक्ट करना, उसको सम्मान करना, यानी सबको एक बराबर भाव से देखना। एक ये सहिष्णु शासक था। ये भेदभाव मतलब धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं करता था, लेकिन ये किसका उपासक था, किस धर्म का, तो ये जैन और बौद्ध धर्म दोनों का ही अनुयायी था। दोनों जो धर्म है वो ये कहते हैं कि वो मेरा अनुयायी था, दोनों ऐसा मानते हैं। तो ये जैन एंड बौद्ध धर्म दोनों का अनुयायी था। ठीक है, ये जैन धर्म का अनुयायी था। कैसे कैसे हुआ होगा, एक इस पर बस ऐसे गेस किया गया है कि क्यों जैन धर्म की तरफ झुका होगा। वो इसलिए क्योंकि इसका एक संबंध था, जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे या जो महावीर स्वामी थे, उनके साथ इसका संबंध था। क्या संबंध था कि जो महावीर प्रसाद थे, महावीर प्रसाद, ओ सॉरी प्रसाद नहीं, महावीर स्वामी, इनकी जो माता थी वो थी त्रिशला। और ये जो त्रिशला थी, ये बहन थी किसकी, चेटक की। जो चेटक अभी आपने देखा ना, कहाँ पे था वो, जो अपनी बहन की शादी किया रहता है बिंबिसार से, तो चेटक की ये क्या थी, बहन थी। और इसी की जो पुत्री थी, कौन, चेलना। तो महावीर प्रसाद की माता का ये भाई हुआ, यानी कि महावीर स्वामी का ये क्या हुआ, मामा हुआ, यानी कि ये मामा की बेटी हुई। इसके अकॉर्डिंग क्या हुए, ये दोनों भाई बहन हुए। क्या हुए, भाई बहन हुए। तो इस रिश्ते से जो बिंबिसार है वो महावीर स्वामी का बहनोई हुआ। तो इस नाते ऐसा माना जाता है कि इस नाते वो जैन धर्म का अनुयायी बना था। ठीक है, बात करते हैं कि इसने एक विहार बनवाया था, वेडुवन, जिसका नाम था वेडुवन विहार। वेडुवन विहार बनवाया था। किसके लिए, महात्मा बुद्ध के निवास के लिए। महात्मा बुद्ध के निवास के लिए। ठीक है, इस वेडुवन का वास्तुकार कौन था, वास्तुकार, तो वो था महागोविंद।
महागोविंद था, ठीक है। इसने एक नवीन नगर की स्थापना भी की। उस नगर का क्या नाम था? एक नवीन नगर बसाया इसने, नवीन नगर की स्थापना करवाता है। नाम क्या रखता है? राजगृह। और इसी को अपनी राजधानी बनाता है, अपनी राजधानी बनाया। क्या करता है? अपनी राजधानी बनाता है, ठीक है। फिर एक तरपन्य शुल्क हुआ करता था। जैसे आजकल आप देखेंगे, जब भी हम कहीं जाते हैं, ट्रैवल करते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, तो क्या हम किराया देते हैं कहीं भी जाने के लिए? बस में हुआ, ट्रेन में हुआ, टिकट कटाते हैं। तो ऐसे ही पहले जब लोग नदी पार करते थे तो वहाँ भी किराया देते थे। तो उस समय उसको तरपन्य शुल्क कहा जाता था। तरपन्य शुल्क। ये किस लिए होता था? नदी पार करने का शुल्क होता था। नदी पार करने का शुल्क हुआ करता था। तो ये जो तरपन्य है, शुल्क है, ये माफ कर देता है किसके लिए? जो बौद्ध भिक्षु थे उनके लिए। यानी अब वो फ्री में जा सकते थे नदी पार करके। जो भिक्षु थे, भिक्षुओं के लिए माफ कर देता है इस शुल्क को। माफ कर दिया, ठीक है। तो ये थी इसकी उपलब्धियां। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसकी जीवन लीला कैसे खत्म होती है। तो जो इसकी जो जीवन का जो अंत होता है वो बहुत ही दुखदाई था, क्योंकि जो इसका पुत्र होता है अजातशत्रु, वो अपने पिता की हत्या करवा देता है। पहले तो उसको कारागृह में डलवाता है, कारागृह में डलवाने के बाद भीषण यातना देता है और फिर उसको मरवा देता है और फिर अपने गद्दी पर बैठता है और राजा बन जाता है। और ये जो अजातशत्रु था, इसके बारे में बात करते हैं। अजातशत्रु पहले देखते हैं कि जब इसका पिता था, यानी कि जब बिंबिसार था, तो उसके समय में ये क्या करता था। तो ये बिंबिसार जो था, बिंबिसार ने जो अंग महाजनपद था, हमने देखा था ना, अंग मगध की पड़ोसी महाजनपद हुआ करता था, जो आज का मुंगेर वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे ये हुआ करता था, और जो भागलपुर वाला क्षेत्र है, तो अंग यहाँ स्थित था। तो जो अंग का जो राजा था, अंग का राजा बृहदत्त था। तो बृहदत्त को मार देता है कौन? बिंबिसार, और उसके राज्य को मगध में मिला लेता है और अंग को अपने राज्य में मिला लेता है। और अब यहीं पे अपने बेटे अजातशत्रु को उपराजा बनाता है, उपराजा बना दिया। तो यानी कि जब बिंबिसार जिंदा था, जब बिंबिसार का शासन था, तो उस समय अजातशत्रु अंग प्रदेश का उपराजा बना हुआ था। अब बात करते हैं, अजातशत्रु का भी एक अन्य नाम प्राप्त होता है। इसका एक अन्य नाम था, कुणिक करके था, ठीक है, जो जैन परंपरा में प्राप्त होता है। तो जो जैन साहित्य है वहाँ प्राप्त होता है इसका एक अन्य नाम। क्या है? अन्य नाम है इसका कुणिक। क्या था?
पुणिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसको एक उपाधि दी गई थी या फिर ऐसे कहा जाता था कि मगध साम्राज्य का पहला साम्राज्यवादी शासक था ये। मगध का पहला साम्राज्यवादी शासक था। इसको नाम से पता चल रहा है साम्राज्यवादी का मतलब क्या होता है, यानी कि इसको क्यों कहा गया, क्योंकि ये अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। इसने ही शुरू किया साम्राज्य का विस्तार करना, और कैसे, तो इसने कई सारे अभियान चलाए थे और वो सारे अभियान में ये विजयी भी हुआ था। तो कई सारे इसने सैन्य अभियान चलाए, सैन्य अभियान चलाया। किस लिए? राज्य का विस्तार करने के लिए, राज्य का विस्तार करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसने कौन कौन से अभियान चलाए थे। ठीक है, इसके जो संघर्ष था ये कौशल से भी हुआ था, इसका संघर्ष वज्जी से हुआ, फिर जो कुशीनारा के जो मल्ल थे और पावा के जो मल्ल थे उन लोगों से भी हुआ था। तो इसने कई सारे अभियान चलाए और उन सब में विजयी भी हुआ। तो सबसे ज़्यादा जो अपना राज्य को विस्तार किया था इसी ने किया था। तो देखते हैं कौन कौन से इसके अभियान थे। तो इसने जो पहला अभियान चलाया था वो चलाया था कौशल में ही। तो पहले तो हम इसकी कहानी जान लेते हैं। हुआ क्या था कि जब ये अपने पिता को मरवा देता है तो जो कौशल का राजा प्रसेनजीत था, उसकी बहन का तो बिंबिसार पति था महाकौशला का, तो जिसकी वजह से जो प्रसेनजीत होता है वो क्रोधित हो जाता है। और क्या होता है कि उसमें जो महाकौशला की जब शादी हुई रहती है तो जो उस समय का जो काशी महाजनपद था ना वो दहेज में दिया रहता है अपनी बहन को। तो अब प्रसेनजीत गुस्से में आकर क्रोधित होकर उस काशी को वापस ले लेता है, उस पर अपना अधिकार जमा लेता है। तो अब ये इसी काशी को लेकर अजातशत्रु में और जो उसका मामा प्रसेनजीत था दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी संघर्ष की लड़ाई आगे बढ़ती है और ये अपना एक अभियान वहां भेजता है, यानी कि लड़ाई शुरू करता है, यानी कि कौशल में अपना ये सैन्य अभियान शुरू करता है। लेकिन ये फर्स्ट टाइम में तो जीत जाता है पहले वाले अभियान में। ठीक है, पहला जो युद्ध करने जाता है उसमें जीत जाता है, लेकिन फिर दूसरी बार ये जाता है लड़ाई करने तो उसमें प्रसेनजीत जो होता है वो इसको, यानी कि ये तो उसका भांजा ही था, तो इसको बंदी बना लेता है, बंदी बना लेता है। फिर बाद में उसको छोड़ता है और एक अस्थाई समझौता होता है। और उस समझौते में क्या होता है कि जो प्रसेनजीत है, जो पहले अपनी बेटी का बहन का शादी किया रहता है इस घर में, अब अपनी बेटी का भी शादी इससे कर देता है जिसका नाम वाजिरा रहता है। तो सैन्य अभियान होता है और इसमें प्रसेनजीत, जो प्रसेनजीत है ये अपनी बेटी वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर देता है, अजातशत्रु से कर दिया था। ठीक है, शांति समझौता के बाद। फिर इसका जो दूसरा अभियान शुरू होता है
वो शुरू होता है वज्जी संघ से, वज्जी संघ। इसमें क्या होता है कि कई सारे सैन्य अभियान भेजता है, लेकिन वज्जी संघ में ये जीत नहीं पाता है, स्टार्टिंग में नहीं जीत पाता है। तो ये अपना, इसका एक मंत्री होता है वत्सकार। इसमें अजातशत्रु का मंत्री होता है जिसका नाम था वत्सकार। इस वत्सकार को ये भेजता है किसके पास? महात्मा बुद्ध के पास। किस लिए? सलाह लेने के लिए महात्मा बुद्ध के पास। वत्सकार को भेजता है महाबुद्ध के पास की सलाह लेने के लिए कि हम वज्जी संघ पे, मतलब उस पर हम विजय कैसे प्राप्त कर सके। तो महात्मा बुद्ध सलाह देते हैं, क्या देते हैं? जब तक वज्जी संघ में एकता है, तब तक जीता नहीं जा सकता। आपने बचपन में वो कहानी तो सुनी होगी, जो पिता होता है वो अपने 4 बेटों को बुलाता है और लकड़ी का एक एक लकड़ी देता है और तोड़ने के लिए कहता है, तो वो सब उसको आसानी से तोड़ लेते हैं। लेकिन जब वही कहता है कि इसको एक बंडल जैसे बना लो, उसको बांध के तब तोड़ो चारों लकड़ी को, तो वो नहीं तोड़ पाते हैं। तो वो एक पाठ सिखाता है, उनको शिक्षा देता है कि हमेशा एक साथ रहोगे तो तुम्हें कोई भी परेशान नहीं कर पाएगा, तोड़ नहीं पाएगा। और वही जब अलग अलग रहोगे तो कोई भी परेशान करने लगेगा। इसलिए हमेशा एकता बनाकर रखना। तो वही बात यहाँ होती है कि जो वज्जी संघ था, हमने कल की क्लास में देखा था कि जो वज्जी संघ था 8 कुलों का एक ग्रुप हुआ करता था। तो महात्मा बुद्ध के पास भेजा जाता है वत्सकार को सलाह के लिए। तो महात्मा बुद्ध क्या सलाह देते हैं? सलाह ये देते हैं कि जब तक वज्जी संघ में ताकत है, मतलब एकता है एक दूसरे में उनकी, तब तक उसको जीता नहीं जा सकता है। इसीलिए उनमें फूट डालो, यानी उनमें कुछ ऐसा करो कि उनमें अपने में ही लड़ाई हो जाए, फिर एक एक करके उसको जीत लेना। तो इस तरीके से अजातशत्रु फूट डालता है। फूट डालने के बाद वज्जी संघ को भी जीत लेता है। और उसमें भी जो वज्जी संघ है, जिसकी वैशाली राजधानी हुआ करती थी, पहले उस पर अधिकार करता है। जीतने के बाद वैशाली जो राजधानी होती है, इस पर अधिकार कर लेता है। इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा जो वज्जी संघ एक महाजनपद हुआ करता था, वो अब मगध में मिल चुका होता है, अधिकार कर लेता है। ठीक है। इसी में देखेंगे कि जब वज्जी संघ पे वो आक्रमण कर रहा होता है, तो साथ साथ में वो जो पल्लव वो होते हैं, पावा के मल, पावा और जो कुशिनारा था, कुशिनारा, धीरे धीरे इन पर भी वो अधिकार कर लेता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सबल नहीं थे इससे लड़ने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे लड़ते लड़ते बड़ा होते जा रहा था ना, अंग को मिला लिया था अपने में। तो फिर ये बड़ा होते होते धीरे धीरे इन सब पे अधिकार कर लेता है। और ऐसे देखा जाए तो जो भी ये सब पहले के महाजनपद थे, इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है और ये मगध साम्राज्य, इसका अस्तित्व बना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसी वज्जी संघ में ये पहली बार जो अजातशत्रु होता है, पहली बार एक अस्त्र का प्रयोग करता है। इससे पहले वो अस्त्र कभी प्रयोग नहीं हुई थी, इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहली बार इस तरह के अस्त्र को किसने प्रयोग किया था और क्या नाम है उसका, देखते हैं। तो वज्जी संघ सैन्य अभियान में ही, यानी या फिर इस युद्ध में अजातशत्रु दो तरह के
अस्त्र प्रयोग करता है। नाम क्या है उसका देख लेते हैं। एक है रथ मूसल, दूसरा है महाशिलाकंटक। महा यानी कि बड़ा, महाशिला मतलब पत्थर, महाशिला कंटक। एक ये पृच्छ पास्त्र जैसे था कुछ, यानी कि रथ मूसल यानी कि जो रथ था, इसके जो ऐसे यहाँ पहिए लगे थे, यहाँ पे ऐसे कुछ चाकू जैसा कोई या फिर तलवार कह सकते हैं, ऐसा कुछ उसमें निकला रहता था। यानी कि अगल बगल में भी कोई शत्रु आता है आक्रमण करने तो ये ऐसे जब घूमता था रथ का पहिया, तो ये उसको उस शत्रु को काट सकता था। इस तरह का ये एक कह सकते हैं विपन था। और जो महाशिला कंटक था, ये क्या करता था, नाम से पता चल रहा है कि महान पत्थर यानी कि एक बड़ा बड़ा जो पत्थर होता है उसको उठाकर ऐसे फेंकता था युद्ध के समय में। तो ये दो तरह के अस्त्र शस्त्र से जो इसने प्रयोग किए थे, ये हमने देख लिया। अभी देखते हैं इसी युद्ध में, यानी कि जो ये युद्ध चल रहा था, इसी युद्ध में आप देखेंगे, इस युद्ध में जब हम आगे बात करेंगे धार्मिक आंदोलन में, यानी जो छठी ईसा पूर्व है, इसमें धार्मिक आंदोलन कौन कौन से हुए, उसी में आप देखेंगे एक जीवक संप्रदाय की बात आगे आएगा। जीवक संप्रदाय, उसी के जो संस्थापक थे कौन, जीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल। क्या नाम था? मखली गोसाल। मखली गोसाल ये कौन थे? तो ये संस्थापक होंगे, जीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। किसके? एक जीवक संप्रदाय, हम पढ़ेंगे जीवक संप्रदाय के, ठीक है। ये उसके संस्थापक थे। ये मखली गोसाल घायल हो जाते हैं इसी युद्ध में, घायल हो जाते हैं और यहीं उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसने बौद्ध, ये जो था ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, तो इसने बौद्ध धर्म के लिए क्या किया था उसको देख लेते हैं। ये बौद्ध धर्म का उपासक था, बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कौन? अजातशत्रु के बारे में बात हो रही है। तो अजातशत्रु अनुयायी था बौद्ध धर्म का। इसने इसी के काल में देखें तो राजगृह में ही पहली बौद्ध संगति आयोग का आयोजन होता है, जो फर्स्ट बौद्ध संगति यानी कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होती है। कहाँ पे? राजगृह में। फर्स्ट बुद्धिस्ट किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के रेन में, अजातशत्रु के शासनकाल में यही आयोजन करवाता है। और इसी राजगृह में देखा जाए, आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध का स्तूप बनता है, जो उनके बॉडी रिमेन्स हैं, तो वो अलग अलग जगहों पे इनके बॉडी रिमेन्स पे ही स्तूप बनाया गया है। तो अजातशत्रु यहाँ का मतलब कहाँ? राजगृह, यहाँ स्तूप का निर्माण करवाता है, स्तूप का निर्माण करवाता है, ठीक है। इसकी भी हत्या कौन करता है? इसका बेटा होता है उदायन,
जिसे उदयभद्र भी कहा जाता है, वो इसको मरवा के और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। तो इसीलिए जो बौद्ध ग्रंथ है वो कहते हैं, वो बौद्ध ग्रंथ का मानना है कि ये जो वंश था वो पितृहंता वंश था, यानी कि हर्यक वंश था। इसका बेटा, इसका पुत्र उदाइन इसको मार देता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट उदाइन के बारे में। थर्ड कौन है? उदाइन, और इसी का एक और नाम मिलता है उदयभद्र। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं कि जो ये तो अपने पिता को मारता है, तो बौद्ध ग्रंथ कहता है कि ये पितृहंता, इसको संबोधित किया जाता है पितृहंता के शब्द से। बौद्ध ग्रंथ इसको पितृहंता कहते हैं, जबकि वहीं एक जैन ग्रंथ है जिसका नाम है जिसका नाम पर है परिशिष्ट पर्वन। क्या नाम है? परिशिष्ट पर्वन, एक जैन ग्रंथ है, नाम है उसका परिशिष्ट पर्वन। परिशिष्ट पर्वन सही है, हाँ, परिशिष्ट पर्वन इसका नाम है। ये ग्रंथ मानता है, इसको पितृभक्त बताता है, पितृभक्त बताता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं जो अजातशत्रु, पहले वो अंग का उपराजा था, अब जब अजातशत्रु राजा बन गया था मगध का, तो अब इसने अपने बेटे उदाइन को चंपा का उपराजा बनाया। चंपा क्या था? अंग का ही राजधानी हुआ करती थी, यानी अब अंग का उपराजा कौन था? उदाइन था। लेकिन अब उदाइन राजा बन चुका है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसने क्या किया था? इसने एक नवीन नगर का निर्माण करवाया था। एक नवीन नगर का निर्माण हमने देखा राजगृह, अब देखते हैं पाटलिपुत्र को। तो गंगा और सोन नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर इसने पाटलिपुत्र नगर को बसाया या उसका निर्माण करवाया। ठीक है, बसाया किसने? उदाइन या उदयभद्र ने। इसी पाटलिपुत्र को एक और नाम मिलता है कुसुमपुर। क्या नाम है? कुसुमपुर। ठीक है, और इसको पाटलिपुत्र बनाने के बाद ये क्या करता है? अपनी राजधानी यहाँ ट्रांसफर कर लेता है। अपनी राजधानी कहाँ से? राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर लेता है, यानी कि ट्रांसफर कर लेता है। ठीक है, बात करें इसका तो इतना ही था। इसके बाद जो भी इसके ये कैसे मरता है? इसको कोई छुरा भोंक कर मार देता है। बाद में इसके जो भी उत्तराधिकारी आते हैं, बाद के जो शासक होते हैं, कौन? इसके उत्तराधिकारी। बाद के शासक कौन था? अनिरुद्ध था।
3 आते हैं अनिरुद्ध, मुंडक, मुंडक और नागदशक। ये तीनों बहुत ज़्यादा शक्तिशाली नहीं होते हैं, इसलिए अयोग्य सिद्ध हो जाते हैं और हर्यक वंश खत्म हो जाता है। इस नागदशक को कौन मारता है? अभी हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि बड़े नाग को शिशु नाग ने डस लिया, यानी कि मारता नहीं है, शिशु नाग आ जाता है। ये नागदशक को मारता नहीं है, इसका क्या होता है, इसको जनता ही अपदस्थ कर देती है। जनता अपदस्थ कर देती है। अपदस्थ मतलब पद से हटा देना। तो और शिशु नाग को बैठाती है। शिशु नाग एक अमात्य होता है, अमात्य था। अब ये नया वंश शुरू करेगा और ये मगध का राजा बन जाएगा। तो शिशु नाग एक ऐसा मगध में एक ऐसा शासक होता है जिसको खुद जनता ने चुना, मतलब जनता ने इसको बैठाया। और इसको अपदस्थ क्यों कर देते हैं? क्योंकि ये इन सबसे परेशान हो गए थे, ये देख देख कर के, मतलब ये अपने ही पिता की हत्या कर करके बनते जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से यहाँ की जो जनता थी वो परेशान होकर इनको सिंहासन से उखाड़ फेंकती है और अमात्य एक होता है शिशु नाग, उसको अब गद्दी पर बैठाएगी। आप 1 मिनट वेट करेंगे। तो अब शिशु नाग हम यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा टाइम हो गया है और इसके बारे में हम कल बात करेंगे। नेक्स्ट 2 और वंश बचते हैं, एक शिशु नाग वंश और एक नंद वंश। उसके बाद से इसका जो भी धार्मिक आंदोलन है उसको हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।